अमरावती में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गौ तस्करों का पीछा करते हुए गौ तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करों द्वारा कत्लखाने पहुंचाने के लिए छुपा कर रखे 163 गोवंश को रेस्क्यू किया। अमरावती में इस कार्रवाई से गौ तस्करों में हड़कंप मच गया है। राज्य में गोवंश हत्या पर पाबंदी है। इसके बाद चोरी छुपे तरीके से गोवंश का कत्ल होता है। पुलिस आए दिन गोवंश तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे गोवंश तस्करों पर रोक नहीं लग पा रही। शुक्रवार तड़के अमरावती में ऐसे ही पुलिस ने गोवंश तस्करों का पीछा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोवंश तस्करों का पीछा किया और सीधे उनके अड्डे पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स को बुलाकर छापा मारा गया तो वहां से 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 163 गोवंशों को मुक्त किया गया। इस बड़ी कार्रवाई से जिले में गोवंश तस्करों में खलबली मच गई है। आज सकाळी 6 वाजता आम्हाला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली की एका गोडाऊनमध्ये 163 गाय आणि वासरू हे बांधलेले आहे आणि 3 ट्रकमध्ये त्यांना नेण्यात आलेला आहे आणि आमची स्पेशल टीम तिथे जाऊन त्यांनी रेड केला आणि या सर्वांची सुटका केली जनावरांची आणि 11 आरोपींना आम्ही अटक केलेले आहोत आणि त्यांचे इंटरोगेशन चालू आहे। त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ॲक्ट, स्टेट लॉ आणि सेंट्रल लॉ हे दोन्ही खाली आपण गुन्हा दाखल करत आहोत। राज्य की बहुप्रतीक्षित समृद्धि महामार्ग परियोजना के शुरू होने का इंतजार जनता के लिए अब और लंबा हो गया है। सरकार ने नवंबर में इसके शुरू होने की नई घोषणा की थी, लेकिन अब नए साल में ही इसके पहले चरण के उद्घाटन की उम्मीद है। राज्य की बहुप्रतीक्षित समृद्धि महामार्ग परियोजना के शुरू होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। परियोजना के प्रथम चरण में नागपुर से शिरडी तक के लिए महामार्ग को नवंबर में ही शुरू किया जाने वाला है, लेकिन काम की रफ्तार जिस गति से चल रही है, ऐसी संभावना बेहद कम है कि यह मार्ग नए वर्ष से पहले शुरू हो जाए। इस परियोजना का काम करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब भी काफी काम बचा हुआ है, जिसे नए वर्ष से पहले खत्म कर लिया जाना लगभग असंभव जैसा है। नागपुर और शिरडी के बीच बहुप्रतीक्षित 520 किलोमीटर समृद्धि हाईवे में से 491 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी 29 किलोमीटर के काम को पूरा करने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। यह काम नए वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। नागपुर से शिरडी समृद्धि हाईवे बनने के बाद शेष हाईवे 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और कुल 701 किलोमीटर हाईवे खुल जाएगा। पहले चरण में नागपुर से शिरडी हाईवे को शुरू करने का काम तेजी से किया जा रहा है। शिरडी से इगतपुरी और इगतपुरी से मुंबई तक कुल 701 किलोमीटर का काम किया जा रहा है। पहले चरण में नागपुर और शिरडी के बीच 520 किलोमीटर समृद्धि राजमार्ग में से 491 किलोमीटर सीमेंट सड़क का निर्माण किया गया है। नागपुर से सेलू बाजार के बीच 210 किलोमीटर और मालेगांव और शिरडी के बीच 281 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बुल्ढाना जिले में काटेपूर्णा नदी पर बने पुल का काम अब भी अधूरा है, इसीलिए इस महामार्ग के उद्घाटन में देरी हो रही है। अमरावती जिले की वरुड़ तहसील में पंडरी से महेंद्र गांव के बीच एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वरुड़ तहसील के अमड़ापुर निवासी मनोहर लांगापुरे, किशन लांगापुरे और राजेश शिंदे एक ही बाइक से मध्य प्रदेश के पांढुरना जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान वरुड़ तहसील के पुसला के नजदीक पंडरी से महेंद्र गांव के नजदीक एक अज्ञात गाड़ी ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 500 मीटर दूर तक वो घसीटते हुए गए, जिससे बाइक सवार तीनों लोगों को काफी चोट आई थी और तीनों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा कर तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। सांसद संजय राउत ने जेल से छूटने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम की तारीफ की है, जिस पर भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय राउत को थोड़ी देर से ही सही लेकिन समझ आ ही गई। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के काम की तारीफ की, ये खुशी की बात है। तमाम महाराष्ट्रातली जनता अगोदरपासूनच सांगते की देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करतात, चांगले निर्णय घेतात। त्यांना पटत नव्हतं, आता पटायला लागलं। म्हणजे उशिरा जरी सुचलं असेल तरी ते निश्चितच शहाणपण आहे आणि त्यामुळे चांगल्या निर्णयाच्या बाबतीत संजय राऊत त्यांची स्तुती करत असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे। कारण देवेंद्र फडणवीस सदोदित निरपेक्षपणे महाराष्ट्राच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हितासाठी सातत्यानं काम करत असतात, हे सर्व लोकांना माहीतच आहे। दिव्यांगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए
विधायक बच्चू कडू ने इसका श्रेय अपने कार्यकर्ताओं और संघर्षरत दिव्यांग भाइयों को दिया है। शनिवार 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे विधायक बच्चू कडू ने अपने कार्यकर्ताओं और दिव्यांग लोगों से ढोल बजाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाने की अपील की है। सर्व दिव्यांग बांधवांना, सर्व जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनातले सर्व सभासद जे सुरुवातीपासून तर आत्तापर्यंत सगळे आहेत ते सर्व जिल्हा प्रमुखांना माझी नम्र सूचना, नम्र आवाहन का या सरकारनं आल्या आल्या 100 दिवस होत नाहीत तर एकनाथजी शिंदे आणि सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी कित्येक वर्षाची आपली मागणी आणि हा सगळा करत असताना आपलं दिव्य स्वप्न म्हणजे दिव्यांग मंत्रालय आहे ते या सरकारनं पूर्ण केलेलं आहे। 3 डिसेंबरला त्याची घोषणा आपण करू असंही एकनाथजी शिंदे बोललेले आहे। मला वाटतं याचा मोठ्या धिमधड ज्या पद्धतीनं आपण आंदोलन करतो त्याच ताकदीवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 12 तारखेला 12 वाजता ढोल ताशे घेऊन सगळ्यांना बुंदीचे लाडू वाटप करून आपापल्या जिल्ह्यामध्ये जोरदार याचं स्वागत करावं। एक चांगला निर्णय सरकारनं घेतला। देशात एक क्रांतिकारी निर्णय म्हणून या राज्याकडे पाहिला जाणार आहे। मोठ्या जोमानं काम करायचं आहे म्हणून 12 तारीख थोडा जल्लोषाचा असला पाहिजे। ढोल ताशा सहित अपन त्याचा जल्लोष करावा अशी नम्र विनंती। स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति आक्रामक हो गई है। शुक्रवार को समिति ने विदर्भ में 10 सांसदों के आवासों के सामने प्रदर्शन किया। अमरावती में भी सांसद नवनीत राणा के कार्यालय के बाहर विदर्भवादियों ने जोरदार नारेबाजी की। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने स्वतंत्र विदर्भ के मुद्दे पर विदर्भ के सांसदों को घेरने का फैसला लिया है। विदर्भ के 10 सांसदों ने विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए इस कमेटी ने 10 सांसदों के इस्तीफे की मांग करने का फैसला किया है। दोपहर 12 बजे विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने सांसद नवनीत राणा के कार्यालय के बाहर जाकर उनके इस्तीफे की मांग की। 2 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। भाजपा ने विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था। हालांकि 2 बार सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी ने विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए विदर्भ के नेता बीजेपी से नाराज है। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए राजपेट में सांसद राणा के कार्यालय पे पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा आज विदर्भातील 11ही जिल्ह्यांमध्ये 10ही खासदारांना राजीनामा द्या हे आमचं आंदोलन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचं प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू आहे। याचं कारण असं आहे की आम्ही आत्तापर्यंत वाट पाहिली की यांनी विदर्भातील आपल्या गोष्टी काही संसदेत बोलतील, कारण की केंद्र सरकारला अधिकार आहे स्वतंत्र विदर्भ राज्य देण्याचा आणि आम्ही वाट बघून राहिलो की आमची सांसद जशी खासदार माननीय खासदार नवनीत राणाताई आहे त्या काही बोलतील, कारण की त्यांनी जय विदर्भची टोपी पण घातली होती आणि लोकांची मतं घेतली। त्याचप्रमाणे माननीय रवी राणा जे आमदार आहे त्यांनी पण महाराष्ट्रातून विदर्भाचा केक कापला होता आणि लोकांना दाखवून दिलं होतं की आम्ही विदर्भवादी आहोत। पण त्यांनी आत्तापर्यंत निवडून आल्यानंतर वरती राज्य सरकारमध्ये म्हणा प्रस्ताव ठेवायला किंवा केंद्र सरकारमध्ये माननीय नवनीत राणाताई यांनी कधीही कोणताही शब्द विदर्भाचा काढला नाही, विदर्भाचा सुद्धा काढला नाही। आपल्या विदर्भामध्ये 47,000 शेतकऱ्याच्या सिंचनाच्या अनुशेषामुळे आत्महत्या झाल्या त्याच्याबद्दल पण त्यांनी कधी बोललं नाही आणि आमचा विदर्भ वेगळा पाहिजे, आमचे बेरोजगार इथे आहेत त्याच्याबद्दल बोलले नाही। बेरोजगारीमुळे इथे अनेक अनुशेष झाले आहेत, नक्षलवाद आला आहे, कुपोषण आलं आहे, बालमृत्यू आले आहे, हे सर्व त्याचे दुष्परिणाम आमच्या इथे आहेत, तरी त्याच्याबद्दल कुणीही बोलायला तयार नाही। नवनीत राणाताई पण नाही, बाकीचे पण नाही। पण आमचा रोष इथे आहे की ज्या ठिकाणी आम्ही म्हणजे आम्हाला जय विदर्भची टोपी घातली तर आम्हाला असं वाटलं की नाही या ताई आपल्या विदर्भाचं बोलतील। त्यांनी आम्हाला एका आंदोलनामध्ये समर्थन पण दिलं होतं की आम्ही विदर्भाचे आहोत, म्हणून आम्ही पूर्ण लालायित झालो। आम्हाला वाटलं ह्या आपल्या विदर्भाचं तरी काही ना काहीतरी बोलतील आणि वरतीच हे देतील, पण त्यांनी दिला नाही, म्हणून आमचा आज रोष आहे। आम्ही त्यांना राजीनामा मागतो। एक तर त्यांनी संसदेमध्ये आता ताबडतोब त्यांनी आवाज उठवावा, जोपर्यंत ते आहे सत्तेवरती त्यांनी ताबडतोब आवाज उठवावा, नाहीतर आम्ही त्यांचा राजीनामा आज पण मागायला आलो आहोत। आम्ही नंतर त्यांचं सगळ्याच खासदारांचा आम्ही जीणं हराम करून टाकणार आहे। कपास उत्पादक किसानों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अमरावती जिले में कपास की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में तेजी के बाद घरेलू कपास बाजार में भी कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। मूल्य में वृद्धि होने से कपास किसानों को फिलहाल राहत मिल रही है। कपास की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। कपास के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कपास का न्यूनतम भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 9,000 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गया है, जिससे कपास उत्पादक किसान काफी खुश है। बाजार में कपास की कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन बाजार में कपास की आवक कम है, इसलिए कपास के भाव में और तेजी आ सकती है। पश्चिम विदर्भ के सबसे बड़े बांध अप्पर वर्धा बांध के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। लगभग 4 महीने के बाद बांध के दरवाजे बंद होने से नदियों में अब पानी नहीं छोड़ा जा रहा। अमरावती जिले में पश्चिम विदर्भ का सबसे बड़ा बांध है। अमरावती जिले में इस बार भारी बारिश के कारण अप्पर वर्धा बांध 100% भरा हुआ है। बांध में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण इस बांध के दरवाजे 4 महीने से खुले थे। हालांकि अब बारिश नहीं होने से इस बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। इस बार 13 जुलाई को बांध के दरवाजे सबसे पहले खोले गए थे, जिससे नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। वैसे बांध में और नदी में जलस्तर अच्छा होने से रबी फसल के लिए पानी की कमी नहीं होगी। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में सरकारी कार्यालय राम भरोसे पर चल रहे हैं। सुबह 10:30 बजे भी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी नहीं दिखते। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। एकात्मिक बाल विकास योजना कार्यालय बुधवार सुबह 9:45 पर खोला गया, लेकिन केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही मौजूद थे। कार्यालय की सभी कुर्सियां खाली थी। यह स्थिति जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति अनुमंडल कार्यालय का है। कार्यालय खुला था, लेकिन कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। महिला एवं बाल विकास कार्यालय भी बंद था। अनुमंडल जन संरक्षण अधिकारी, जिला परिषद अनुमंडल LP कार्यालय खुले हुए थे, लेकिन कार्यालय में कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खुला था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 2 अन्य कर्मचारी वहां मौजूद थे। सुबह 10:30 बजे कुछ कर्मचारी कार्यालय में दाखिल हुए। इनमें तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के 3 कर्मचारी शामिल थे। संरक्षण अधिकारी कार्यालय के 1 कर्मचारी और जल संरक्षण विभाग के 2 कर्मचारी देर से पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यालय के अधिकारी व अन्य कर्मचारी कार्यालय समय के बाद भी कार्यालय पर नहीं पहुंचे थे। अमरावती जिले के बड़नेरा में अलहाज सैयद अब्दुल वहाब एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित अस्पताल एवं अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक्स केंद्र का निर्माण मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां मामूली शुल्क पर जरूरतमंद लोगों का इलाज किया जाएगा। बडनेरा रोड के साहिल लॉन के पास अलहाज अब्दुल वहाब अस्पताल और अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर की भव्य इमारत का कार्य प्रगति पर है। 14 फरवरी 2021 को अक्कल कुआ मदरसा एवं एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मौलाना गुलाम वस्तानवी के हाथों इसका भूमि पूजन किया गया था। इस अस्पताल की पहली मंजिल 15 नवंबर को बनकर तैयार हो जाएगी। 27,000 वर्ग फुट में बनने वाली इस अस्पताल में 50 बिस्तरों वाली प्रसूति सुविधा है। सुपर स्पेशलिटी के लिए 50 बेड उपलब्ध होंगे। साथ ही यहाँ हाजी अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मकसद ये था कि बडनेरा के अंदर जो अलहाज सैयद अब्दुल वहाब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जो एक अज़्म लिया था अस्पताल के काम का, वो जो काम आज फर्स्ट फ्लोर के स्लैब तक पहुंच चुका है और उस अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर का स्लैब 15 नवंबर को रखा गया है। इस पत्रकार परिषद का अहम मकसद ये है कि ये आम लोगों तक हर जो इस काम में सहयोग करता है, सहायता करता है, डोनेट करता है, उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ एक ऐसा इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाला काम शुरू है और इसका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब 15 नवंबर का रखा गया है। मेरी सभी ताउन करने वालों से गुजारिश है कि इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल, अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि बडनेरा में है, और ये जो काम शुरू करने का मकसद ये था कि भाई कोरोना काल में सारे आलम इंसानियत को जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और जगह जगह पब्लिक से यानी बहुत ज़्यादा रुपयों की डिमांड की गई और बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सके। गरीब लोग बिल्कुल बेहाल होकर यानी बहुत मुश्किलों में उन्होंने अपनी उस वक्त को काल को गुजारा। इससे प्रेरणा लेकर हम हमारे जितने भी ट्रस्टी है सब ने किया कि एक अपना यहाँ भी बडनेरा में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कायम होना चाहिए।
उसके लिए हमने कोशिश काविश करके इसको इसकी संज्ञा बुनियाद रखे और उस काम को अभी शुरू करें। इसका ग्राउंड फ्लोर का काम तो माशाल्लाह हो गया था, अब ये फर्स्ट फ्लोर का स्लैब इंशाल्लाह 15 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए हमने ये प्रेस का मकसद भी यही है कि ये आम लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये बगैर लोगों के हिस्सा लिए ये काम पूरा हो नहीं सकता। बडनेरा वाले ये हम सब खुद ये मिलकर ये पूरा मुकम्मल काम कर नहीं सकते। इसके लिए हम सबसे लोग से अपील कर रहे हैं कि भाई ये काम में सब अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और हमारी मदद करें। अब्दुल वहाब हॉस्पिटल एंड अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस सेंटर का जो बडनेरा के अंदर काम शुरू है, उसका 15 तारीख को पहला स्लैब रखा गया है। तो यहाँ सब हम आज इसलिए हाजिर हुए थे कि आपके ज़रिए एक अपील भी करना थी कि भाई पूरे ज़िले के अंदर जो अपने लोग हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे और हमारे एक दवाखाने के अंदर बढ़ चढ़ के लोग जो दानदाता है वो ताउन करे। ये सब जो कुछ भी दवाखाने का काम शुरू है ये सब पब्लिक के चंदे से, आम चंदा पब्लिक के चंदे से हो रहा है। हर घर में एक इसके लिए पेटी रखी गई है, हर आदमी अपने घर का रोज़ का 1 रुपया उसमें डालता है। ऐसा ही करके पूरा ये सब शुरू है और ये दवाखाना जो बन रहा है चैरिटी दवाखाना है। इसलिए आपके चैनल से भैया, आपके चैनल से बात पहुँचानी है पब्लिक तक कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दवाखाने का ताउन करे और इसके अंदर जो हमारी एक जद्दोजहद शुरू है, क्या कम पैसे के अंदर गरीब जनता को जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसका एक निराकरण हो जाए। अमरावती के श्री अंबा देवी संस्थान द्वारा कार्तिक महोत्सव के समाप्त होने पर श्री अंबा देवी की रथ यात्रा और माता के नगर भ्रमण का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़। नमस्कार।